नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे सबसे पहले कोरोना के कहर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना का कहर जारी है और जम्मू से आज 40 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से एक मौत भी वाकया हुई है और एक मौत की खबर भी सामने आई। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अब तक 48 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, यानी कुल मौतों की अगर संख्या की बात करें तो 35 मौत अब तक हो चुकी है। और कश्मीर में ये बात निकलकर सामने आई, खबर निकलकर सामने आई कि अब तक 48 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जम्मू से खबर है कि जम्मू से 40 से ज्यादा मामले निकलकर सामने आए। वहीं कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में 48 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कोरोना के कहर से, किस तरीके से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है और जम्मू कश्मीर में लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज एक मौत हुई है जम्मू कश्मीर में कोरोना के कारण, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर नए केसों की बात करें तो कश्मीर से अब तक 48 से ज्यादा नए मामले निकलकर सामने आए हैं। सनम एजाज इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर साथी, सीनियर न्यूज एडिटर। सनम, क्या कुछ खबर है? क्योंकि खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि 48 से ज्यादा नए मामले कश्मीर से निकलकर सामने आए। देखिए आरिश, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ अब गिनती लोग भूल रहे हैं, गिनती कम की जा रही है। अब लोग ज्यादातर यहाँ पे यही देख रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और किस पॉजिटिव नेगेटिव में किसका एड्रेस, किसका जो टेस्ट है वो किसके नाम में रखा गया है। यूजुअली आपको याद होगा, कल भी हमने खबर की थी कि यहाँ पे चाडूरा के गाँव में एक शख्स को भी क्वारंटीन जाना पड़ा जिसका टेस्ट ही नहीं हुआ था। वो बता रहा था कि मेरा टेस्ट ही नहीं हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन जहाँ आज की भी खबर जो है कि आज भी 30 से 36 से ऊपर हुए हैं, वहीं आज कश्मीर में हर तरफ से यही पूछा जा रहा है कि टेस्ट की क्रेडिबिलिटी कितनी है। एक तरफ हमारी सरकार, जम्मू कश्मीर का प्रशासन बता रहा है कि हम नेशनल लेवल पे नंबर 1 पे ही टेस्टिंग की रेट में हम रैपिड टेस्टिंग करें, लेकिन इसी रैपिड टेस्टिंग के बीच में यहाँ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये क्रेडिबल है टेस्ट या नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है। और इस टेस्ट के बीच में अब ये भी पूछा जा रहा है कि हर मरने वाला पॉजिटिव कैसे हो जाता है कश्मीर में। अस्पतालों में यहाँ पे जो भी डेथ होती है उसके फौरन बाद अक्सर जो है उसकी रिपोर्ट आती है कि वो पॉजिटिव है। कोई भी गर्भवती महिला हो तो उसका रिपोर्ट है कि पॉजिटिव है। ये सारे केसेस जो हैं इसको लेके यहाँ पे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन एक बात है, ग्राफ भी है, ये भी नहीं कहा जा सकते पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव हैं और आज भी जिस तरह से पॉजिटिव आए हैं, अभी तक जो 40 के करीब जो पॉजिटिव केस आए ये वाकई में कश्मीर में, और सबसे बड़ी तादाद जो आज आई है वो बारामूला से आई है। पर बारामूला के अगर उस इलाके की, जिस इलाके की पॉजिटिव केस आए, अगर जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इनकी बड़ी तादाद जो है लोगों की, उस गांव के लोगों की, उस इलाके के लोगों की है, वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जाते हैं, खासतौर पे वो महाराष्ट्र जाते हैं विंटर्स में, और ये कहीं न कहीं वहां से वापस आए थे और यहाँ क्वारंटीन हुए थे। तो ये वहां से जो केसेस हैं बारामूला से निकल के आए। लेकिन ओवरऑल अब हर शब्द देखें, टेस्ट की क्रेडिबिलिटी और टेस्ट की क्रेडिबिलिटी के जिस तरह की एक और मिसाल, जिस तरह भी जो मिसाल है, हमारे कल एक ब्यूरोक्रेट स्टेट के आईएएस ऑफिसर पॉजिटिव होते हैं, उसका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन दूसरे दिन उसका नेगेटिव आ जाता है। तो उस पर भी सवाल हो रहे हैं कि बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार ये तो कह रही है कि टेस्टिंग प्रक्रिया तेज हुई है, इसलिए मामले निकलकर सामने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लापरवाही भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जिसका टेस्ट नहीं भी हुआ उसका भी नाम के आगे पॉजिटिव लिखा आता है जब रिपोर्ट आती है। देखिए यही हर तो विडंबना है स्टेट की। यहाँ पे जो सिचुएशन इस टाइम इसमें ये है कि टेस्ट करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन किसके नाम, किसका टेस्ट, किसको बताया जाता है, किसको क्वारंटीन होना पड़ता है, किसको आइसोलेशन होना पड़ता है, वो नहीं है। जिसका टेस्ट नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव थमा के उसको क्वारंटीन डाल देते हैं, जिसका पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव थमा के इलाके में घुमाने डाल देते हैं। तो ये चीजें जो है, और यहाँ पे अब इस सरकार पे इस हवाले से जब तक सरकार इस पे रोक लगाएगी, टेस्ट में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो जब तक न उन्हें थोड़ा सा कहीं न कहीं शिकंजे में लिया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये रेट जो है ये कम रहेगी। क्योंकि यूजुअली कुछ कुपवाड़ा से हमें आज कलारूस के इलाके से खबर आई, कुपवाड़ा कि वहाँ 2 महिलाएं हॉस्टल में थी, एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। जो महिला पॉजिटिव थी उसको नेगेटिव का हाथ में थमा दिया गया और वो अपने पूरे इलाके में गई। वहाँ उसको पूरा गांव उसको आया, उसके लिए मिठाई बांटी, उसको खुशी का कि आप नेगेटिव आ गई। लेकिन 6 घंटे के बाद जब पूरा गांव वहाँ बैठा था, वो फिर क्वारंटीन डिपार्टमेंट के लोग आए और पकड़ के ले गए कि नहीं आप पॉजिटिव हो।
जी। तो यानी ये सवाल दो कहीं ना बात- कहीं खड़े हो रहे हैं सनम, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर बात करें पूरे भारत में नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब राज्य स्तर पर जो फ्लाइट शुरू की गई हैं, जब फ्लाइट के माध्यम से जम्मू कश्मीर लोग पहुंच रहे हैं, तब भी हमने देखा कि मामले में बढ़ोतरी हुई है। श्रमिक ट्रेन के माध्यम से तो लोग पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन जैसे ही फ्लाइट के माध्यम से पहुंचे, कश्मीर में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है कोरोना संक्रमण की। देखिए, बिल्कुल एक चीज माननी पड़ेगी कि जो बाहर से आए वो कहीं न कहीं वहां पे पॉजिटिव थे या रास्ते में, वो अलग बात है। लेकिन श्रीनगर के हवाई अड्डे पे हम प्रशासन को ये चीज भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने पूरे इंतजाम किए रखे थे। वहां से उनको सीधा क्वारंटीन लिया जाता था और वहां पे टेस्टिंग भी की जाती थी। टेस्टिंग में जो की जाती की जो रेट है, उसमें कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं है। लेकिन टेस्ट किए जाते हैं तो वो कहाँ किए जाते हैं और करने वाले कौन है और किस तरह से किए जाते हैं, उस पर अब सवाल है। और उसके बाद जो टेस्ट रिपोर्ट आते हैं वो बनाने वाले हैं, उस पे सवाल खड़े होते हैं। हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं बहुत ही काबिल हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग इस पे सवाल खड़ा कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, कल ही हमारे जो डॉक्टर नवीद नजीर जो है, जो पॉजिटिव हुए हैं, जो कश्मीर के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उसको क्वारंटीन जाना पड़ा, लेकिन वो क्वारंटीन में जाते हुए भी आज भी व्हाट्सएप पे पेशेंट्स को गाइड कर रहे थे। डॉक्टर जो दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनको व्हाट्सएप पे पूरी डिक्टेट्स दे रहे थे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सनम, जिस तरीके से अब 8 तारीख नजदीक है और जम्मू कश्मीर में कोई नई गाइडलाइंस नहीं जारी की गई, कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में धार्मिक स्थल खोलने की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? क्योंकि अब देख रहे हैं जिस तरीके से मस्जिद बंद है, शंकराचार्य मंदिर बंद है, अमरनाथ यात्रा की बात करें वो भी बंद है, क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, धार्मिक स्थलों की अगर बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट नमाज आ जाती है और नमाज में वो नमाज के उसमें जमात की बात हो जाती है। तो मेरी जितनी भी धर्म गुरु से बात हुई, उनका ये भी कहना था कि जमात जब होनी है तो उसमें एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ कंधा मिलना चाहिए, ये है धर्म की बात। लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग में कंधा से कंधा नहीं मिलाया जा सकता है, तो फिर वो जमात नहीं हो सकती है, मस्जिद में जमात नहीं हो सकती है। अब धर्म गुरु बता रहे हैं उसमें, वो थोड़ी सी उस पर बता रहे हैं कि मस्जिद में नमाज हो सकती है, डिस्टेंसिंग थोड़ी सी रखनी है। अब वो चीज है, लेकिन फिर भी ये सरकार देखेगी और लगता अंदाजा है कि अभी जिस तरह से यहाँ पे रफ्तार है इसको कोविड की पॉजिटिव की रफ्तार, उस तरह शायद प्रशासन अभी और भी मामला को देखते हुए आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन में जो अनलॉकिंग का मामला है उसमें अभी ताला ही चढ़ाए रखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे वैष्णो देवी की। दरअसल जम्मू कश्मीर के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को फिलहाल यात्रियों के लिए खोला जाना मुश्किल दिख रहा है, और यात्रा मार्ग पर भले ही यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं, लेकिन सरकार की सख्ती और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरतों को देखते हुए 8 जून से यात्रा को शुरू करने पर संशय बना हुआ है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और मंदिर प्रबंधन भी अब तक यात्रा को शुरू करने को लेकर कोई फैसला नहीं कर रहा है। पिछले करीब 2.5 महीनों से यात्रा बंद पड़ी हुई है और आधार शिविर कटरा से लेकर मां के पवित्र भवन तक सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि मां के दरबार में सुबह और शाम के समय की आरती की परंपरा को गिने चुने पुजारी बखूबी निभा रहे हैं। दूसरी ओर अनलॉक 1 शुरू होते ही लखनपुर कॉरिडोर में और सख्त किए गए नियमों से यह लगभग साफ हो गया है कि अन्य राज्यों से कोई भी श्रद्धालु यात्रा पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि लखनपुर पहुंचते ही लोगों को सीधे प्रशासनिक तौर पर क्वारंटाइन के लिए कहा जाता है। और कटरा के दुकानदारों और व्यापारियों ने हालांकि यात्रा जल्द शुरू करने की जरूरत पर बल दिया है ताकि वो अपने कारोबार को शुरू कर सके। और आप बहुत जल्दी, बहुत दिन भी आने वाला है बच्चों, मैं आप सबको यही बोलता हूं कि आप मां के पास होंगे। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि 8 तारीख यात्रा शुरू होने वाली है, शायद ऐसा अभी नहीं है और जल्दबाजी में हमने ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो सुरक्षा के इंतजाम, जब आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आप मां के पास होंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान और अपने परिवार का और अपने पूरे देश का ध्यान रखिए। और मैं आपसे फिर बोलता हूँ, जब भी आप मां के पास आइएगा, हाथ जोड़ से वही प्रार्थना, इसका जो बचने के साधन हैं कि वो मास्क लगा के और हाथों को बार बार सैनिटाइज कीजिए। बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आपके लिए हम सब दरबार में बैठे हैं, आप सबकी स्तुति के लिए, आप सबकी प्रार्थना के लिए हम रोज माँ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, माँ आपको स्वस्थ रखें, कुशल रखें। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में 2.5 महीने के लगभग लॉकडाउन रहा और हर कोई इससे प्रभावित हुआ है। अभी जानकारी अनुसार 8 तारीख के बाद यात्रा शुरू करने जा रहा है सरकार, मगर इसमें यात्रा पहले सुना जा रहा है कि लोकल लोगों को ही भेजेंगे और ऊपर से इस महामारी में और शहरों में लॉकडाउन खुलने, चौथे और 5वें में लोगों के कारोबार मैक्सिमम 50% चल पड़े हैं। कटरा एक ऐसा स्टेशन है जो यात्रा के सर पे है, यात्रा आएगी तो लोगों के कारोबार शुरू होंगे। कोरोना वायरस के चलते हुए हम काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हमारा दुकान का जो कामकाज था वो अभी तक पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, जिसके चलते हुए हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमको कोई ना कोई सुविधा दी जाए ताकि हम अपना घर का खर्चा चला सकें। अब बात करेंगे किसानों की, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते खरबूजा इस बार अपने उत्पादकों को मिठास के बजाय कड़वाहट दे रहा है। दरअसल खरबूजा उत्पादकों की अगर बात करें तो खरबूजा उत्पादकों के मुताबिक कोरोना ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है और लॉकडाउन के चलते खरबूजे की फसल को कोई खरीदार नहीं मिल रहा, जिसके चलते इस बार फसल पर किया गया खर्चा भी हाथ नहीं लग रहा और किसान परेशान है। इन लोगों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है और लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे जो उत्पादक हैं, जो खरबूजे के उत्पादक हैं, उनको पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खरीदार उन्हें नहीं मिल पा रहा और जो फसल है वो हालांकि अच्छी हुई है, लेकिन मिठाई के जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिठास की बजाय कड़वाहट का काम इस वक्त कर रहे हैं और मिठास की बजाय कड़वाहट की खरबूजा दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान परेशान है और सरकार को, प्रशासन को इन किसानों के बारे में सोचना होगा। ਚੱਲ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਚ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਨਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਜਾਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसे ऐसी कोरोना की वजह कन्नै कोई बड़े बुरे हालात ने असें बड़ा गै शैल हा, बड़ा गै मजा आंदा हा। ककड़ियां लांदे हे, अस रांदे हे, अपना खर्चा चलांदे हे। लेकिन इस बारी कोरोना ने ऐसा खजल किया कि बड़ा मुश्किल होई आ। मंडी जन्ने जान नहीं दिंदे, पुलिस रस्ते यार वापस कर दिंदे, उत्थे गाहक नहीं, भाऽ नहीं है कोई। इस बारी इन्ना मुश्किल होई आ कि असें खर्चा भी कोला करना पवा। अस गौरमेंट अग्गे इयै अरदास करने कि असें एह्दा मुआवजा दित्ता जा, जिहड़ी साडी मेहनत है असें वापस मिली जा। हुण ते पल्ले पाने की गल है, जिमींदारें कक्ख नहीं बचा, ना कोई लैंदा सी ना असीं मंडी पुज्जण होंदा। मंडी बंद है, जे लाण 7 बजे मंडी बंद करी देन अगले ते 7 बजे पुज्ज नहीं होंदा। भी खेतरें च रौंह्दा खज्जल होआ दा, की करचै? हुण आखना केह् है जी, दिक्खी लैओ जो परमात्मा मंजूर उ'ऐ होना है। अब बात करेंगे यूथ कांग्रेस की। दरअसल बिजली विभाग के निजीकरण के मसौदों के विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने जम्मू में जमकर प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया गया। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार लॉकडाउन की आड़ में लोगों पर नया बोझ डालने जा रही है और बिजली विभाग के मुलाजिमों के हित में भी इस फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता। यूथ कांग्रेस ने लॉकडाउन की अवधि में लोगों के बिजली के बिल माफ करने और निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की है, क्योंकि आज इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। और अगर बात करें यूथ कांग्रेस की तो यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कहा है कि बिजली विभाग के जो मुलाजिम हैं उन मुलाजिमों के हित में इस फैसले को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस तरीके से यूथ कांग्रेस का यही कहना है कि लॉकडाउन की अवधि में लोगों के बिजली के बिल माफ होने चाहिए, क्योंकि
लोग घरों से बाहर निकले नहीं, काम पर वो गए नहीं और उनके बिजली के बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो लॉकडाउन की अवधि में लोगों के बिजली के बिल माफ होने चाहिए और जो निजीकरण का फैसला है उसको भी वापस की मांग लगातार यूथ कांग्रेस कर रही है। और पीडीडी के निजीकरण पर आज उनका गुस्सा फूट पड़ा, वो सड़कों पर नजर आए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, मुंह पर मास्क लगाए हुए ये जो प्रोटेस्टर हैं वो नजर आए। हालांकि ये पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। और इन्होंने कहा अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा तो ये उग्र होंगे और ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। यानी प्रशासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है और निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग ये लोग कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि निजीकरण को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, जिस पर आज यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से भड़की हुई नजर आई। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है बिजली का निजीकरण करने के लिए, इसके खिलाफ आज हम खड़े हैं। हम डिमांड करते हैं, एक तरफ से जब से इकोनॉमिक शॉटडाउन है, लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, यूथ कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि बिजली जो है वो फ्री मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर में लोगों को, जब तक शटडाउन चल रहा है पूरे देश भर में। लेकिन इसके विपरीत जाते हुए ही जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने बिजली को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है, जिसके कारण ये होने वाला है कि जो 500 रुपए जिस घर में बिजली का बिल आता है वो 5000 आएगा। इसके विरोध में हम खड़े हैं और साथ ही साथ जो हजारों कर्मचारी जो बिजली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी नौकरियों का क्या होगा। अगर जो प्राइवेट कंपनी है कि वो उनको अगर बाहर निकाल देगी तो जो लोग बाहर निकले हैं उनके परिवार वालों में भविष्य का जिम्मेदारी क्या बीजेपी सरकार लेगी? अवश्य ही वो नहीं लेंगे। तो हम इसके खिलाफ खड़े हैं, ये अमानवता है। और इस समय जिस समय हम अपील कर रहे हैं कि बिजली फ्री होनी चाहिए, उस समय ये बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इसलिए हम अपील कर रहे हैं कि इसका निजीकरण बंद किया जाए और जब तक शटडाउन चल रहा है तब तक जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री मिलनी चाहिए। अब बात करेंगे जिला पुंछ की, क्योंकि जिला पुंछ के सुरनकोट के फजलाबाद की अगर बात करें तो वहां के लोगों के एक शिष्टमंडल ने एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। इन लोगों ने जल शक्ति विभाग का हवाला देते हुए बताया कि विभाग की गलतियों का खामियाजा फजलाबाद के 60 परिवारों को भुगतना पड़ रहा है और ये आज से नहीं कई दिनों से भुगत रहे हैं। गलत तरीके से पानी का कनेक्शन देने के कारण ये परिवार पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने एसडीएम के साथ साथ डीसी पुंछ से इस बाबत उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। वहीं जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने इन आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है। यानी आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन जल शक्ति विभाग पूरी तरीके से इन आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहा है। अगर लोगों की बात करें, लोग लगातार ये कह रहे हैं और एसडीएम से मुलाकात भी की गई, उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत भी कराई। जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस तरीके से लोग अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं एसडीएम साहब से। और इन लोगों ने जल शक्ति विभाग का हवाला देते हुए ये भी बताया है कि विभाग की गलतियों का खामियाजा टोटल अगर बात करें तो 60 परिवारों को भुगतना पड़ रहा है और गलत तरीके से पानी के कनेक्शन देने के कारण ये परिवार पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, लेकिन इनकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही साथ एसडीएम के साथ साथ डीसी पुंछ से इस बाबत उनकी मदद की गुहार भी लगाई गई है और ये भी कहा गया है कि इस मामले में जितना हो सके हमारी मदद करिए। वहीं अगर जल शक्ति की बात करें तो जल शक्ति विभाग आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। क्या कुछ लोग कहते हैं, क्या कुछ जल शक्ति विभाग कहता है, वो आप सुनिए। हमारे 60 घर है, 60 घर में एक पानी आ रहा था चिट्टी बट्टी से। जो पानी वाली जगह है हमने 1.5 लाख रुपए में ख़रीदी थी कोई 25 साल पहले। पाइप पीएचई की लगी थी और पानी हमारे घर में आ रहा था। पीएचई वालों ने कोई 8 कनेक्शन कर दिए। अब कल परसों की बात है, जेई ने एक कनेक्शन एक टैंक प्राइवेट टैंक किसी ने बनाया था, पूरी लाइन खाड़ के तो उसमें डाल दी। उस टैंक में 60 घर को पानी नहीं मिल रहा है। सब लोग हम आए थे यहाँ पर, लेकिन ये लॉकडाउन चल रहा है, इसका हम एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इसका पालन करके कम लोग यहाँ पर लाए हैं। एसडीएम साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब ने लिख के दिया एडब्ल्यू साहब के पास। ये देखो एडब्ल्यू साहब यहाँ पर नहीं, कोई दफ्तर में नहीं है। और उस जेई ने क्या किया, इससे पहले भी उसने बड़ी ज्यादती हमारे साथ की। उस जेई ने और सुपरवाइजर ने क्या किया, वो हमारा पानी बंद कर दिया 60 घरों का। इस साल राहुल यादव साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और जनाब राजेंद्र शर्मा से एक्सी ने जो पीएचई के, उनसे मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप मौका पर आके देखें। कनेक्शन लगे हुए थे लेकिन महकमे वालों ने कोई गलत कनेक्शन बीच में गलती से दे दिए
तो इसलिए हमारी ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से। हम इस वक्त SDM साहब के पास भी गए हैं, DC साहब से भी ये इल्तिजा है, गवर्नर साहब से भी हम ये इल्तिजा करते हैं कि हमारा ये पानी का मसला हल किया जाए। जो ग्रेविटी से कनेक्शन दिए गए हैं उनको काटा जाए ताकि हमें पानी, आगे टैंक बना हुआ है, इस वक्त आज 1 हफ्ते से हमें पानी नहीं मिल। हमारा पानी जो काट कर दूसरे टैंक में डाला गया है, जबकि उस आदमी को पानी पहले से मिल रहा है। उसके बाथरूम भी बने हैं, उसकी टंकियाँ भी बनी हैं। वो जो नीचे पानी है उसने पौने इंची की 2 टी भी लगाई हुई है। तो अब ये नाजायज़ हमारे साथ किया है। हमें 1 हफ्ता हुआ है, पानी नहीं मिला है। तो हम गवर्नर साहब से और DC साहब से इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस मसले को लिया जाए और हमारा पानी बहाल किया जाए, जबकि ये पानी दूसरे टैंक में किस कारण दिया गया है कि वहाँ एक आदमी की कोई एप्लीकेशन थी, तो उसका वो कहता मेरा कनेक्शन पुराना, उसका रजिस्टर कनेक्शन है GR, वो किराया दे रहा था कि मेरा पानी नहीं चल रहा। उसको कहीं उन्होंने शिफ्ट किया, मतलब कोई 2-3 पाइपें पीछे करके शिफ्ट किया, जो ऑलरेडी लगा हुआ, वो जो पहला लगा था वो डिस्कनेक्ट कर दिया। बाकी जो इशू रहा इसका कि भाई ये किसी और टैंक में पानी दिया है, ऐसा तो सवाल नहीं पैदा होता कि हम हरियाली के टैंक या किसी और टैंक बने हुए हम उसमें पानी देंगे, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। वो मैंने रिपोर्ट उसकी ली कि वो 100 फुट हाइट पे है, जो वो टैंक जिसकी बात कर रहे हैं वो 100 फुट हाइट पे है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं खुद साइड पे जा रहा हूँ, जाके देखूंगा उसमें क्या, अगर कुछ ऐसा हुआ, हम ग्रेविटी पर तो वो करते ही नहीं, लेकिन ये पुराना कनेक्शन कोई लगा हुआ था उसको हम उसको देख लेंगे, कोई ऐसी इशू नहीं है। अब बात करेंगे लद्दाख की, क्योंकि हम देख रहे थे किस तरीके से LAC पर लगातार तनाव बरकरार था। और रक्षा विशेषज्ञों की अगर बात करें तो एक बात ही वो लगातार कह रहे थे कि भारत हर तरीके से सक्षम है, लेकिन इस मसले का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं असर दिख रहा है और अब चीनी सेना पीछे हटती हुई नजर भी आ रही है। क्या कुछ रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं वो जरा आप देखिए। सकारात्मक कदम है और दोनों देश के हित में है। पहली बात तो ये है कि ये जो टेंशन है LAC पे लद्दाख, ईस्ट लद्दाख में, उसका समाधान है बातचीत हो सकता है जब वातावरण अनुकूल हो। वातावरण अनुकूल तब हो सकता है जबकि चाइना अपने अच्छे नियत का प्रदर्शन करे, और अच्छे नियत का प्रदर्शन है कि आप अपनी जगह से वापस जाओ और हिंदुस्तान के टेरिटरी को ग्रैब करने की, जीतने की कोशिश, लेने की कोशिश मत करो। लेकिन जो 6 जून को जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे हिंदुस्तान के आर्मी के, भारतीय थल सेना के, मेरा सुझाव है कि उनको ये सब मुद्दा उठाना चाहिए कि चीन मैक्रो इश्यूज़, जो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ है, उसको संबोधित करे। और वो क्या है कि चीन अपना विस्तारवाद की नीति को त्याग करने का कमिटमेंट दे, भरोसा दे। सलामी स्लाइसिंग जो टेक्निक है चीन का, उसको त्याग करने का भरोसा दे, आश्वासन दे। वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जो भौगोलिक इंटेग्रिटी है और जो सॉवरेंटी है, उसका सम्मान करने का कमिटमेंट दे। जब ये सब होगा तो रिश्ता स्वाभाविक है, अच्छा होगा। और यदि ये सब नहीं होता है तो ये रूटीन बन जाता है चीन के तरफ से कि चीन के आंतरिक कुव्यवस्था के कारण जब चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की जो लोकप्रियता घटने लगती है, आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, तो LAC पे वो समस्या खड़ा कर देते हैं। कोई चीज़ अच्छा होता है या चीन के लिए बुरा होता है या हिंदुस्तान के लिए अच्छा होता है, तो चीन LAC पे समस्या खड़ा करता है। इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। यदि चीन सचमुच में हिंदुस्तान से मैत्री करना चाहता है और सोचता है कि हिंदुस्तान के साथ उसका व्यापार जो $62 बिलियन का उसका सरप्लस है वो उसी तरह से चलता रहे, तो चीन को अपने सोच में परिवर्तन लाना। तो ये हमने आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से अपडेट कर दिया। इससे जब प्रोग्राम की शुरुआत हमने की थी तो कोरोना के कहर की हम बात कर रहे थे। अब जाने से पहले आपको डॉक्टर को सुनवा देते हैं कि किस तरीके से दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में अब मामले धीरे धीरे के ऐसे कम हो रहे हैं, लेकिन भारत में बड़ी तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। क्या कुछ डॉक्टर कहते हैं और उनकी क्या कुछ सलाह है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जस्टिफाइड है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसमें कोई कमजोरी आई है ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि यूरोप में केसेस की संख्या में कमी आई है, ये बात तो ठीक है, और अमेरिका में भी कमी आई है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। केसेस में कमी आई है तो ये कहना साइंटिफिकली
सही नहीं होगा। 100% के वायरस वीक हुआ है। हाँ, ये होता ही है कि जब एक कॉपी से दूसरी कॉपी प्रिंट में भी बनती है तो थोड़ा हल्की हो जाती है। तो अब वायरस हो सकता है हम लोग कमज़ोर लोग हैं यहाँ, हमसे जो मल्टीप्लाई करके निकल रहे हैं तो वो थोड़ा कमज़ोर हों, बट साइंस इसकी बात को नहीं मानेगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ, मैं ये बात मान रहा हूँ। भारत की दिशा में आगे भारत तो देखो, हम लोगों को हर्ड इम्यूनिटी की दिशा में ही बढ़ना है। शुरू में केसेस स्लो सिर्फ इसीलिए थे कि टेस्टिंग कम थी, वायरस तो था ही। दूसरा, ये माइग्रेंट वर्कर का जो इशू आया है, किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि कहाँ इतने लोग हैं। गवर्नमेंट को उसके लिए कोडिंग करनी चाहिए आधार कार्ड पे या वोटर आईडी पे, ताकि एक प्रेस ऑफ बटन पे हमको पता लग जाए हमारा कौन सा माइग्रेंट वर्कर कहाँ है। जैसे ये ऐप बनाया है इसका कोविड का, इसी तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि एक क्लिक ऑफ बटन पे हमारे सब जो मजदूर भाई हैं उनका पता चल जाए कौन कहाँ है। ये बड़ी मतलब ऐसी अप्रत्याशित बात हुई है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत पीड़ा हुई है। अब रास्ता यही है, मास्क है, डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है। अब ये हमको अपनी आदत बनाना पड़ेगा। और पेशेंट को, जैसे आप देख रहे हैं मेरी पेशेंट की कुर्सी दूर रखी है, तो ये रूटीन हो जाएगा और यही करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, पेशेंट भी समझदार हो गए और डॉक्टर भी समझदार हो गए, लेकिन कितना अच्छा माहौल था वो ख़राब हो गया है। दूसरे ये है कि हमें अपनी बीमारी के बारे में सचेत रहना पड़ेगा। थोड़ी भी बीमारी हो तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी एक फ़ोन आया, मैंने एक पेशेंट को रेफ़र किया एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ से फ़ोन आया कि अभी यहाँ कोविड की एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो अभी एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये हॉस्पिटल की तरफ से प्रिकॉशन ली जा रही है कि आप अंदर नहीं आएंगे अभी जब तक हम इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देंगे। तो कोरोना को लेकर सावधानी और सतर्कता ही आप बरतिए, क्योंकि यही कोरोना का इलाज है। क्योंकि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।